और परमार डायनास्टी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अगर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो कुछ जगहों पे वास्तव में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है। यहाँ एज सच कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर यूनिफॉर्म हो या कोई नया सिस्टम हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले चल रहा है वैसे ही चलता है। सोर्सेज कौन से हैं? जो इनके अलग अलग रिकॉर्ड्स मिले हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, ताम्रपत्र जिसे बोला जाता है। तुमको कभी ताम्रपत्र की तो स्टडी नहीं करना ना। 1857 में ताम्रपत्र बंद हो गए थे ना, एल्यूमिनियम पत्र चालू। अच्छा, फिर गजेटियर चालू हो गए होंगे। हाँ, गजेटियर तो थे, तुमको निकाल के दिया हमने वहाँ से। 1901 का है ना, तो पुरानी हिस्ट्री के बारे में ना। मटेरियल मिल गया तुमको सारा? बधाई हो। यहाँ पर एक किताब आ जाती है धनपाल की, तिलक मंजरी, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। इसके साथ में भोज की श्रृंगार मंजरी कथा और मुक्ति कल्प तरु, संग्राम मंगा सूत्रधार, फिर उपमिति भाव प्रपंचचा, ये सिद्धासी है। चाचा से चाचा पंचचा। अच्छा, कहाँ से कुछ आइडियल्स पता चलते हैं? कौन सी किताबों से? जो बाद वाली किताबें हैं, इनसे हमें आइडियल्स पता चलते हैं कि राजा को किस प्रकार से राज करना है। देखिए, मुंज हो गए, भोज हो गए, उदयादित्य हो गए, या बीच में इनके बीच में भोज और मुंज के बीच में जो बोला जाता है, ये वो राजा थे जो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज रखते थे, जिन्होंने अपने स्टेट को काफ़ी दूर तक फैलाने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ में अगर इंपीरियलिस्टिक जैसे रशिया काम कर रहा है, जाते जाते लाशें बिछा रहा है, ये तो कम एक्सपेक्टेशन है मेरी। आई वॉज फियरिंग फॉर मच वर्स। अभी वो हो सकता है ना, बाकी हो। ईमानदारी से, दिस इज़ अ फेलियर ऑफ पुतिन। ईमानदारी से, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड दिस इज़ फेलियर ऑफ नाटो ऑल्सो। सो टोटल रिजॉल्व है एक आम जनता का, जो यहाँ पे दिखता है। इसी तरह से अगर हम उस टाइम के लोगों के ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि वो लोग इंपीरियलिस्टिक थे, गए वहाँ पे, उस जगह के सारे लोगों की मुंडी काट दी, वो गजनी नहीं थे या वो तिमुरलंग नहीं थे। गजनी तो छोड़ दिए, तिमुरलंग तो उस तरह का था, या मंगोल्स जो हुआ करते थे वो उस तरह के थे कि पीछे गए तो मुंडियों के पूरे पिरामिड बना के जाएंगे। ये लोग ऐसे नहीं थे, ये लोग लड़ते थे। तो इन लोगों ने एक बेनेवोलेंट स्टेट को बनाने की कोशिश की थी इस टाइम पर काम होता था। इन लोगों ने जो पैटर्नाइजेशन किया है, हर जगह करा, तो वो पैटर्नाइजेशन दिखता है। तो मुंज हैं, भोज हैं, इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड बनाया था, स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाया था। अंतर समझना, जो हम पबैड में पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, एक वर्ड होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के लिए किया गया एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करता है, ऐसा कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहाँ उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के कुछ बेंचमार्क फिक्स किए, ना कि स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाए। स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हुआ, कोई सी भी सरकार आके चली जाए, कलेक्टर रहेगा। वो स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है जो हम लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन विच सब्जेक्ट्स वेलफेयर, जहाँ पे जनता का वेलफेयर और फिलांथ्रोपिक नेचर वॉज सुप्रीम। यानी जनता, यानी राजा जो है वो बेनेवोलेंट है, डेस्पॉट है। राजा मतलब डेस्पॉट है। हमने कहा काट दो गला। मोहम्मद बिन तुगलक, उसके क्या बोलते हैं, नारे ब्यारे करना, यारे ब्यारे करना, लाखों में करोड़ों दे दिए। राजा हेड होता था, हेड ऑफ द स्टेट भी है, जो अभी हम रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। सारा पावर्स इसके पास था, चाहे जुडिशियल, चाहे एग्जीक्यूटिव, सारी मिलिट्री का हेड भी यही था हमारे राष्ट्रपति महोदय, आर्टिकल 53 के क्लॉज 2 के अंदर। बट ये भी थे। इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, ये आत्मीयता राजा के नाम से जानी जाती हैं, किंग्स राजा। और इसको मनसो उल्लास, आप लोग क्या है, आजकल यूपीएससी वाला मामला चल रहा है और मेंस वाला मामला चल रहा है, तो पब्लिक उधर है, टीवी चल रहे हैं। तो आप ही दो लोग हैं, एक शिवानी होगी और एक आप हैं, शिवल जी। शिवानी मुझे बताना कि क्या बफर हो रहा है। इसको चालुक्य कोर्ट के अंदर एक किताब लिखी है मनसोल्लास, उसके अंदर भी राजा की ये जो क्वालिटीज़ हैं, आत्मयत्ता राजा ऑफ परमार्स, इसको प्रेज किया गया है। रानियों के नाम आते हैं, रानियों के नाम सिर्फ इस जगह पर आते हैं जहाँ डोनेशन दिया गया है। अगर कहीं वो जाती थी तो उनके साथ जो इनकी छतरी होती थी सुनहरे रंग की, वो चलती थी, और चमरदारी प्रतिहारी, वो उनके प्रेजेंस को, ओके ठीक है, वो उनके प्रेजेंस को बताती थी ना, छतरी लेके चलते थे, अम्ब्रेला। सोपन भी एक काम करते हैं, आपसे काले रंग की छतरी नहीं लेंगे,
तुम लोग महिला लोग जितनी भी हो ना, सब लोग गोल्डन छतरी लेके चलना, रानी वाली फील आएगी। इसे फील ही तो थी यार, डेइफिकेशन कहते हैं उसको। ये रूलर्स जितने थे जनरली इन्होंने जो टाइटल रखे थे उसमें एक महाराजा था, महाराजा धिराजा, नृप, भूप, इस तरह के टाइटल्स थे। वाकपति 2 के बाद में इन्होंने जो टाइटल्स लेना चालू किए वो इंपीरियलिस्टिक टाइटल्स थे, परम भट्टारका, महाराजा धिराजा, परमेश्वर, ये फिर उसके बाद में मिलना चालू हो जाता है। वाकपति 2 के दूसरे और भी नाम हुआ करते थे, जैसे श्री वल्लभ है, पृथ्वी वल्लभ है, अमोघ वर्षा है, कवि बांधव है, कवि बांधव यानी कवि लोगों के खास। देन सिंधुराज ने एक टाइटल लिया था नव शशांक चरित्र, वो इसीलिए लिखी गई है। भोजा के जो टाइटल है उसके अंदर सार्वभौम चक्रवर्तीन, त्रिभुवन नारायण, निर्वाण नारायण और त्रिविधि वीर चूड़ामणि। इसके अलावा अपनों ने एक और टाइटल दिया था उसका कवि के ऊपर, कवि शिरोमणि, जो पिछली बार पढ़ा है, वो भी इसका एक टाइटल है। इसी तरह से जो लास्ट वाला वर्ड है, टाइटल है त्रिविधि वीर चूड़ामणि, ये प्रिंस जगदेव का भी था। फिर परमार प्रिंसेस जितने भी होते थे इनको ट्रेन किया जाता था, इनको पढ़ाया लिखाया जाता था। सो इनको एनसीसी ज्वाइन कराते होंगे, वो बनाई इसीलिए थी आईसीसी। सो इनको हर चीज़ में ज्ञान दिया जाता था, थियोलॉजी, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, द्रुड एंड अदर आर्ट्स, और इनके लिए गुरुज हुआ करते थे पढ़ वाले। जनरल चलते हैं वही नाम हमारे पास रहते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे तो महासंधि विग्रहिक, ये वाला नाम हमको काफ़ी जगहों पे कॉमन मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री में। जनरल जो आर्म्ड फोर्सेस के होते थे उनको महासेना नायक, दंडाधीश कहते थे। चीफ जूरिस्ट भी कई बार यही काम होता था, एक पोस्ट हुआ करती थी, एक ज्यूरी होगा, अलग अलग नाम चले होंगे। ट्रेजरर होता था। देन कुछ कोर्टियर्स होते थे, इन कोर्टियर्स यानी कोर्ट में रहने वाले मिनिस्टर्स थे। प्रतिहाराज थे, जनरल्स थे, प्रीस्ट थे, महाप्रतिहारा, धर्माध्यक्ष एटसेट्रा। सो अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स जो फेमस हुए हैं उनकी जानकारी पता चलती है। किसी ने उसके ऊपर रिसर्च करके नहीं लिखा, इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इज़ यंग। यंग मतलब 19th सेंचुरी के एंड में तो बना है, तो उस टाइम के अंदर अगर कोई स्टडी करने वाला होता तो किताब लिखता कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, नहीं की जाती थी स्टडी। सो कुछ फेमस मिनिस्टर्स जैसे महाप्रधान, महादंडाधिपति, महासंधि विग्राहक, महादंडनायक, वाहिनीपति, सैन्यपति, सेनाधीप, इस तरह के नाम मिला करते हैं। अब एक और चीज़ है कि कोई भी डायनास्टी होती है वो अपने कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर नहीं रहती। डायनास्टी अपने पावर पर आती है, पीक पर पहुंचती है, तो पीक पे पहुंचने से पहले वो वीक होती है और पीक के बाद भी वीक होती है। सो कई बार ये देखा जाता है कि पीक जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड राजा में ही आ गया, कई बार देखा जाता है कि बाद में आया, बहुत बाद में आया, फिर वेन हुआ, फिर से उठा, कई बार इस तरह की भी स्टेजेस चलती हैं। सो जब भी ये वेरिएशन आता है तो कोई भी सिस्टम एक जैसा नहीं रह पाता। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की, बट ठीक है, सिर्फ नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और पोस्ट आती है अमात्य, इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था और उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट होता था। अब राजा के ऊपर कितने डिपार्टमेंट बनाना है, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय डेलीगेट कर देते हैं अपनी काम को मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो सिस्टम में, उसी तरह से वो डेलीगेशन वो भी कर देते हैं कि राजा नहीं है तो ये अमात्य जो है उनके बदले में काम करेंगे। और कई बार ये पोस्ट मिनिस्टर्स की भी हेरिडिटी होती थी। धनाल की तिलक मंजरी, धलाल की तिलक मंजरी, तिलका मंजरी लिख दिया मैंने यहाँ, इसको चेक, इसको चेक करके देखना फिर से, आई हैव टू चेक इट कि ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। पेज क्रमांक पहले ही वाले पर है, तिलका मंजरी है कि तिलक मंजरी है वो धनाल की। यहाँ पर एक मेंशनिंग की जाती है कि किसी एक मिनिस्टर को उन्होंने इंटेलेक्चुअल सेक्रेटरी का पद दिया था। इंटेलेक्चुअल वाला जो मामला है ये हमें साउथ इंडिया के अंदर बाद में मिलेगा। उसको क्या कहते थे जो 4 मिनिस्टर होते थे, दिमाग वाले होते थे? अच्छा, तिलक मंजरी है, इसको चेक कर लेंगे। सो उस टाइम का जो मालवा था उसे मालवा देश कहते थे। इट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिवीजन। मतलब यहाँ पर अगर हम चंदेलास की स्टेट को कंपेयर करें तो चंदेलास का जो स्टेट था उसको कहा जाता था जजाक भुक्ति, और भुक्ति अपने आप में एक डिवीजन होता था। तो वो स्टेट भी है और वो डिवीजन भी है। अब वो क्यों है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, एक्चुअली उसके कर लेंगे। सो बहुत सारे मंडल हुआ करते थे इस पूरे मध्य देश के अंदर। अब ऐसा तो रहा नहीं, राजा भोज के टाइम पे काफ़ी बड़ा फैल गया था, उसके बाद फिर राजा भोज के अंत के काल पे तो उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं जब भोज को भागना पड़ता है धार छोड़ के। सो कई मंडलों में बटा हुआ था, छोटे छोटे डिवीजन कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, और देयर रूल वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। लोकल गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे और इन मंडलों को, डिविजन्स को फिर डिवाइड किया जाता था विषयाज में,
जिनको आप कह सकते हो मॉडर्न टाइम की डिस्ट्रिक्ट हो गई। और विषय को भी फिर कई बार दूसरे नाम से भी बुलाया जाता था, या तो विषय का जो बंदा रहता था हेड उसे विषयापति बोलते थे, या भोगापति बोलते थे। इन्हें भोग भी बुलाया जा सकता है, विषय या भोग डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। जिस तरह से मैं तुमको इस चीज़ का एग्जाम्पल समझाता हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं टेरिटोरियली, एक होता है तहसील और एक होता है ब्लॉक। तहसील जो है वो पैसा कलेक्ट करने का काम करती है और ब्लॉक्स पैसा खर्चा करने का काम करते हैं। तहसील के अंदर रेवेन्यू या जितने भी मेजर ऑफिसर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर वाले वो सारे बैठते हैं। ब्लॉक के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो सोशल वेलफेयर की होती हैं। सो हेल्थ ब्लॉक में आ गया, एजुकेशन ब्लॉक में आ गया, देन PHE पब्लिक हेल्थ वाला काम है, सिविल काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये डैम्स वगैरह का, क्लीनिनेस, सीवर वगैरह का, ये सारा ब्लॉक के अंदर है। सो ये दो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंडर में और कई बार ओवरलैप हो जाते हैं, तो हो सकता है ये उस तरह का सिस्टम रहा हो। बट कभी इसे भोग कहते थे, कभी इसे विषयापति या भोगापति कहते थे। सो क्यों कहते थे, हो सकता है उस समय पे अलग हो, इनके नाम नहीं पता चलते हैं कभी भी। विलेज सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है और ये हमेशा से रहा, बीच वाले नाम ऊपर नीचे हो जाएंगे, गाँव गाँव ही रहेगा। ये भी हमको पता चलता है तिलक मंजरी से कि परमाराज का रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके अंदर रीजनल इन्हें बड़े लेवल के ऊपर दक्षिण पथ दंडनायक और दंडनायक उत्तर पथ। मालवा से नॉर्थ वाले जाने वाले रास्तों को जो बंदा देखता था, दंडनायक यानी जो सज़ा दे सकता था या आर्म फोर्सेस लेके चल सकता था, नॉर्थ वाला डिवीजन उसका है, साउथ वाला डिवीजन इसका है। नॉर्थ और साउथ दोनों को डिवाइड किया हुआ था यहाँ पर, ऐसा पता चलता है। ये सारी चीज़ें कयास मात्र है, एग्जैक्ट फीचर जहाँ आता है वहाँ एग्जैक्ट आता है, वो इंस्क्रिप्शन बेस्ड है। देन इसी तरह से राजगुरु, महापुरोहित, महाप्रतिहार, दूतक, दपक, एनवॉय मतलब एम्बेसडर्स जो होते हैं, या कोश रक्षक, इस तरह के शब्द भी मिलते हैं। तिलक मंजरी के अंदर मिलते हैं। फिर अक्षपटलिक सुदृष्टि इसमें मिलता है। एक ऑफिसर ऐसा था जो मांडलिक, जो अलग अलग जगह के मंडल होते थे, मंडल का जो हेड होता था मांडलिक होता था, उनको वो राजकुमारों के सामने लेकर आता था दान दक्षिणा लेने के लिए। फिर श्री, जितनी भी कैपिटल शहर हुए हैं उनके आगे वर्ड यूज़ किया जाता था, इज्जत दी जाती थी श्री। तो आज मॉडर्न टाइम के अंदर कितने श्री वाले नगर हैं? तो मैंने नहीं बोल दिया श्रीनगर है। और किस किस के सामने श्री लगा है? तो आपसे बोलना चाहिए श्री न्यू दिल्ली, श्री भोपाल, श्री धारा नगरी एक एग्जाम्पल है। धारा को कहा जाता था श्री धारा नगरी, श्रीमात्य उज्जैनी, ये टाइटल्स हुआ करते थे कैपिटल के। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग नाम हुआ करते थे। प्राति, जगरानक, पाठक, भोग, सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट यानी विषय, गलत लिखा है, इसको हिंदी में लिखना विषय, विषय, विषया। पट्टकिल यहाँ पे एक गांव का हेड हुआ करता था और ब्राह्मण्स को उस टाइम पे कहा जाता था अग्रहार। विलेजेस के पास मतलब ख़ास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़रूरत हुआ करती थी। विलेज हेड को ग्राम कुट भी कहते थे और ये हेरिडिटी हुआ करता था। और ये रूरल आर्मी यानी गांव की जो लोकल पहलवान लोग होते हैं या लोकल सेना जितनी भी रही हो, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका हेड होता था। और लोकल ऑफिसर्स कुछ के नाम मिलते हैं जैसे तलार, तलार अध्यक्षा, महत्तम, दंडपशिक, चौरिक, मार्गदेय कौपटिक। मार्गदेय कौपटिक मतलब कि जो रोड टैक्स लगता है, ये मार्गदेय होता था। गोल कलिक, पट्टकिल, राजाध्यक्षा, ये सारे हैं। रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स बहुत खतरनाक सिस्टम में चलता था, टैक्सेशन तगड़ा था इनका। जनरली विलेज डोनेशन के नाम पर लिया करते थे, जो पुराने वाले नाम होते थे जैसे हिरण्य, भाग, भोग, ऊपरी कर, सर्वादया, भाग भोग एक साथ आ गया, भाग भोग टैक्स, या हिरण्य भाग भोग, कई जगह पे तीनों चीज़ें लागू हो गई। और इनके बारे में कहा जाता है ये वैसे परमानेंट हैं जैसे सूरज और चांद परमानेंट होते हैं, यानी ये टैक्सेस परमानेंट हैं। सौलिक एक ऑफिसर होता था जो मंडपिका नाम के इंस्टीट्यूशन का हेड होता था, जैसे आज हमारे यहाँ होते हैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर CTO होता है, पोस्ट जाती है MBPSC से कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। आजकल उनके डिजिग्नेशन चेंज हो गई बट ठीक है। ये वो बंदा था जिसे उस टाइम पे सौलिक कहते थे। हर तरह की फीस जो ली जाती थी वो फिक्स्ड थी। अर्थना इंस्क्रिप्शन 1080 AD का, ये इसके बारे में बोलता है कि मंडपी का देय, ये एक फ़ीस होती थी। और इसी तरह से मार्गदेय यानी वो रोड के ऊपर, मार्ग के ऊपर जो देना पड़ता है मार्गदेय, वो भी फिक्स हुआ करता था, उसको टैक्स लेने वाले लोग हुआ करते थे। यहाँ पर किस तरह से इन्होंने निकाला है कि भैया अलग अलग इंस्क्रिप्शंस से हिस्टोरिकल एविडेंस निकालते, किसी की कहानी तो लिखी नहीं, अगर लिखी होती तो अच्छा रहता।
जैसे आईने अकबरी है, रूला रूला मारती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, या फिर अर्थशास्त्र है, ये रूला मारती हैं। सो इकोनॉमिक स्टेटस इस टाइम पे या इकोनॉमिक कंडीशन इस टाइम पर किस तरह की थी? बड़ा एरिया था, मालवा मेन था, बागड़ यानी बांसवाड़ा का एरिया था, मारवाड़ और मेवाड़ का भी कई हिस्सा रहा इनके पास, साथ ही साथ में गुजरात, नॉर्दर्न गुजरात और विदर्भ यानी नागपुर वाला बेल्ट, अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग जगहों पे फैले रहे। भोज के टाइम पे तो कोंकण भी इनके पास था। फिर अलग अलग जगह पे अगर हम मेवाड़ और मारवाड़ की बात करते हैं तो यहाँ प्रोडक्शन अलग अलग था। कारण है कि ये एग्री बेस्ड इकोनॉमी वाला सिस्टम था। मारवाड़ ड्रायर है, मेवाड़ थोड़ा सा ग्रीनर है। बांसवाड़ा आते जाइएगा तो फिर से बागड़ जिसे कहा गया, झाबुआ, अलीराजपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, सैलाना, ये वाला बेल्ट, तो ये अलग है। फिर मालवा प्रॉपर की कंडीशंस अलग है। अगर आप महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, नागपुर वाला बेल्ट जो है पूरा विदर्भ वाला, वो अलग है। इसी तरह से अगर और दूसरे एरियाज़ के अंदर आप पहुंच जाएंगे, कोंकण का कोस्ट पहुंच जाएंगे, तो वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। तो अलग अलग चीज़ें इनके यहाँ हुआ करती थी। ये तो ट्रांसलेशन, अब इसको श्रिंक करना है, बहुत छोटा कंसाइज करना बाकी है। कुछ शहरों के बारे में हमें नाम मिलता है, उज्जैन, धार, मांडू, विदिशा, शेरगढ़, भोजपुर, महिष्मती, ये प्रोमिनेंट दिखते हैं। भोजा का जो किताब है, जो आर्किटेक्चर की किताब है, संग्राम समरंगं सूत्रधार, इसके अंदर अलग अलग जगह पे फोर्टिफिकेशन के बारे में बात है, बिल्डिंग्स के बारे में बात है, टेम्पल्स के बारे में बात है, और डिटेल में बताया गया है। और रफली अराउंड 1055 से 1274 तक विदिशा, भोजपुर, ये प्रोमिनेंटली परमार डायनास्टी के पास थे, परमार स्टेट में थे। वहीं पर नर्मदा किनारे नेमावर, हर्षपुर, बड़वानी, जिशापुरी, ऊन, खरगोन वाला, राजपुरा एरिया, ये इनके कमर्शियल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाली जगह थी। उज्जैनी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, कुबलया माला, ये गोपुर द्वार कहलाता है, राजपथ, मार्केट और तड़ाग, यानी उस टाइम के सिटी का डिटेल दिया है इसके अंदर किताब में। भोज ने धारा सिटी के बारे में भी बताया किताब में। श्रृंगार मंजरी भी कुछ लोगों के बारे में बात करती है, जिन्हें नोबल्स कह सकते हैं या जिनको सम्मान दिया जाता था, उनके बारे में बातचीत करती है। वाकपति टू ने मुंज सागर बनवाया था। भोज ने एक पॉन्ड खुदवाया था चित्तौड़ में, जिसे भोजसर कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, कारण ये लोग है ना आउट ऑफ द वे जाकर सवाल पूछने, जैसे अलग अलग जगह पे कहाँ पे कौन सी प्रशस्ति है। भोपाल के किनारे भी इन्होंने एक बड़ा तालाब खुदवाया था। उदयादित्य ने नीलकंठेश्वर टेम्पल बनवाया है उदयपुर में, और वहाँ पर उदय सागर तालाब भी। तालाब क्यों खुदवाए थे? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। इनके तो कम है, चंदिलास के बहुत हैं आर्किटेक्चर, वहाँ लिटरेचर कम है, इधर लिटरेचर ख़तरनाक है। एग्रीकल्चर मेन था, और इसके अंदर जो कम्युनिटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व थी वो शूद्र और वैश्य कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे। प्रोड्यूस जो किताब में लिखी है, राइस, क्रोदव, सीसमम दैट इज़ तिल, मूंग, व्रीही आई डोंट नो, कनिका आई डोंट नो, इसको निकालना है, इसका निकालना तुम लोग बैठ के। व्हीट, जौ दैट इज़ बार्ले, ये मालवा के अंदर प्रोमिनेंट थे। साथ ही साथ में हमारे यहाँ ओपियम उसी टाइम से अफीमची हैं। इंडिगो, नील भी होता था, आजकल नील नहीं होता, आजकल नील देखने में नहीं मिलता। ओपियम तो होती है हमारे यहाँ भी। शुगर केन पैदा होती थी। मालवा की जैगरी इंडस्ट्री फेमस थी। अब यहाँ एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है कि शुगर केन बहुत बाद में आया, हमारे यहाँ का अपना शुगर केन भी था। एक वो शुगर केन है जो यूरोपियंस अपने साथ लेकर आए थे, एक वो शुगर केन है जो हमारे यहाँ था। इसी तरह से तुमको कंट्रोवर्सी एक और दे दूँ, बड़े आराम से हम लोग पढ़ते हैं, ये बिस्कुट का पैकेट खाली है, भरा हुआ है, किसका है? राम छोड़ के बढ़ा जाता है, दान दक्षिणा में अच्छा है। तो एक कंट्रोवर्सी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है भुट्टे की। हम बड़े आराम से पढ़ते हैं कि कॉर्न या मेज़ अगर हम बोलते हैं, ये पहली डेवलप्ड क्रॉप है वर्ल्ड की जिसको अमेरिकन्स ने डेवलप किया था, एंशिएंट अमेरिकन्स, नॉट द मॉडर्न अमेरिकन्स। लेकिन वहीं पर इसका एविडेंस हमको मिलता है जेनेटिकली हमको हड़प्पा से, ये ट्रुथ है। तो हड़प्पा में जो मक्का हुआ करता था वो वैसा वाला मक्का नहीं होता था जैसा भुट्टा आज हम खाते हैं। बीच में एक फूड फेस्टिवल हुआ था, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि किताबों में नहीं मिलता। एक फूड फेस्टिवल हुआ हमारे यहाँ हड़प्पा के डिशेज़ के बारे में, हड़प्पा को हाईलाइट करने के लिए, मोहनजोदड़ो को, या वो पूरे कल्चर को हाईलाइट करने के लिए। तो उन्होंने कहा हम खाना बनाएं। तो अब कोई रेसिपी बुक तो है नहीं उनकी, हड़प्पा कालीन वेजिटेरियन डिशेज ऐसे पकाइए या नॉन वेजिटेरियन डिशेज ऐसे पकाइए, वो सब तो दिया नहीं। तो क्या दिया उन्होंने हमें एविडेंसेस दिए कि वो क्या खाते थे। तो वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल में करके उन्होंने मॉडर्न टेस्ट पैलेट के हिसाब से खाना बना के पेश किया था। सो दे डिड दैट थिंग। तो वहाँ पे मेरे पढ़ने में आया था कि हमारे यहाँ मक्का हुआ करता था, लेकिन वो ऐसा मक्का नहीं था, क्योंकि पहले जो मक्का होता था वो ऊपर, जहाँ फूल आज भी आता है पौधे में, वहाँ पे लगता था बीज,
अब जो भुट्टा है वो नीचे उगता है, वो अलग से उगता है, ज्वार जैसा काम है, पहले वैसा हुआ करता था। सो ये हमारे यहाँ होता था। तो शुगर केन पे कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है किताब के हिसाब से, लेकिन था हमारे यहाँ, गुड़ की इंडस्ट्री थी। देन पान खाते थे बहुत, कोकोनट, ताक किसे कहते हैं, ताक, मैंगो, हनी, ये प्रोमिनेंट था, प्रिवेलेंट था। जो जो शब्द मिल गए वो मिल गए, बाकी आप चीज़ें अज्यूम कर सकते हो कि और भी चीज़ें नहीं होंगी। फिर युक्ति कल्पतरु भोज की जो किताब है उसके अंदर ये बोलती है कि हमारे यहाँ पर यार्न मेकिंग था, वीवर कम्युनिटी हुआ करती थी, कपड़े बुने जाते थे और अलग अलग तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी। इसके साथ में गोल्ड स्मिथ से, ये हमें पहले भी मालूम है, क्योंकि विदिशा के बारे में कहा जाता है कि विदिशा के सांची के जो गेट्स हैं वो या तो विदिशा के सुनार गिल्ड ने बनवाए थे या ऐसे आर्टिजन्स थे जो आइवरी के ऊपर काम करते थे, आर्किटेक्ट्स थे, कारपेंटर्स थे जो एम्प्लॉयड थे। स्टोन एनग्रेविंग, क्राफ्ट्स और आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। युक्ति कल्प तरु में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन इज़ फाउंड, कारण इसका है हो सकता है हमारे यहाँ कोई फाउंड्री रही हो, अब पता नहीं चलता है। धार में एक बहुत बड़ा आयरन पिलर है, मासिव आयरन पिलर है जो 4 हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसके 3 हिस्से मिलते हैं, चौथा गायब है, और उस पर भी जंग नहीं लगा है आज तक। धार में, ये रहा धार, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80-100 किलोमीटर, 1.5 घंटे की जर्नी। नहीं, ट्रैफिक मिलता है ना, मांडू पहुंच जाएंगे अपन 125। नहीं, आप रतलाम चली जाओ या मांडू चली जाओ, गर्मी बहुत है, छोड़ो यार। ओके, सो यहाँ पर अगला जो हमारे पास काम मिलता है, इन सब का मेजरमेंट अलग अलग हुआ करता था, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट सबकी अलग थी। जैसे कुंभ है तो कुंभ को नापने का मटेरियल अलग है, बटर और ऑयल को नापने का मटेरियल अलग है, फूलक दैट इज फ्लावर, उसको नापने का तोलने का मटेरियल अलग है, करशा, पनक, सब में डिफरेंसेस हुआ करते थे। देन इनको करंट वेट के साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते, बट एक सज्जन है आर भंडारकर, उन्होंने एक किताब लिस्ट पब्लिश करी है इसकी कि जहाँ वो मेजरमेंट किया जा सकता है, आयरन से और स्टोन से मेजर किया करते थे, तो स्टैंडर्ड SI यूनिट्स नहीं थे। कॉइन्स के बारे में, बेसिकली कॉइन्स भी इनके इतने ज़्यादा नहीं है। इस टाइम पर इंडो सासानी या इंडो सासानिड या हिंद सासानी कॉइन्स चला करते थे, जिसे गडैया स्टाइल कहते हैं। ये वो था, गडैया स्टाइल बहुत लंबे जगह पे चलती थी, कॉमन करेंसी हुआ करती थी। जैसे अभी इसको इस तरह से समझ लो, हम इंडिया में अगर सोचेंगे ना तो इंडिया के अंदर वो पॉसिबल नहीं होता। इंडिया के अंदर इंडिया की करेंसी चलती है, यूरोप अगर चले गए तो यूरो चलता है, कोई भी कंट्री में हो, वहाँ की कंट्री की करेंसी भी चलती है, पाउंड भी चलेगा, यूरो भी चलेगा। तो ये उस तरह की चीज़ है कि परमार की कॉइन भी चल रही है और गडैया भी चल रही है। आप समझ गए, ये वो कंसेप्ट है। सो 500 से 1200 AD तक ये गदैया करेंसी कॉमन थी। बेसिकली इसके अंदर एक फायर अल्टार होता है, अग्निवेदी होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ राजा का एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल में पोर्ट्रेयल होता था। कनिंघम ने इसको स्टडी करने की कोशिश की है, और इसके बाद में परमार पीरियड के बाद में भी ये कॉइन्स मिलते रहे हैं। तो परमारास की कॉइन जब ऑलरेडी चल रही तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, जो भी है वो थोड़ा थोड़ा मिलता है। जैसे गुर्जर प्रतिहारा से कान्यकुब्जा के, चालुक्यास से कल्याणी के, चंदेलाज हैं, वैजाग भुक्ति लिखा है, जयजाग भुक्ति। कलचुरीज हैं दहाल मंडल के या यादवास हैं खानदेश के, इनकी जो करेंसी हुआ करती थी उनसे इंस्पायर होकर इनकी करेंसी बनती है। सो परमार इंस्क्रिप्शंस के अंदर हमें पता चलता है यहाँ पे जो सिक्के चला करते थे उसमें द्रूम बेसिकली चंदेलास के यहाँ चला करती थी। रूपका एंशियंट है, काफ़ी पुरानी है। अर्धरूपक यानी आधा, कासु, कलजू, गडियन, सुवर्णा, द्रुम फिर से आ गया। दिनार गुप्तन पीरियड से चल रही है। विशोक, वृषभा, बराह, इस तरह की करेंसीज के नाम मिलते हैं। मेरुतुंग लिखता है कि राजा भोज जो उज्जैनी के थे उनकी करेंसी टका थी, तो टका का सबसे पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ आता है। अब फिर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के गोल्ड कॉइन्स हैं जिनका नाम है अधिवाहरा, विकार, और विनायक पाल का द्रुम, ये भी प्रोमिनेंट मिलता है। फिर प्रकृतिनाथ प्राकृतांत देव्य परीक्षा किताब है 1318, ठक्कुर फेरू की, इन्होंने मालवा करेंसी के बारे में डिटेल में बात की है। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे नरवर्मन के टाइम के, उदयादित्य के टाइम के, अजय वर्मन और जयवर्मन, इतने ही कॉइनेज मिली है। और इसके अंदर जिन्होंने रिसर्च करी है वो हैं पंकज अमेटा जी, और काफ़ी सारी करेंसीज़ के ऊपर इन्होंने काम किया है। सो ये आपका काम हो जाता है किसका, आप कल देखेंगे चंदेलास। कल क्या है,
आज क्या है, वेंसडे है आज। और अभी मुझको मोस्ट प्रोबेबली कल थोड़ा सा तैयारी में रखना, वाटर एज अ रिसोर्स का एक ब्रीफ डायलॉग दूंगा, और फिर ओशनोग्राफी स्टार्ट करना है मुझको। इस हफ्ते ओशनोग्राफी ख़त्म करने का प्लान है, बट ये टाइम मेरा बहुत भयंकर तरीके से ट्रांसलेशन ले रहा है आप लोगों के लिए। हिंदी वालों के लिए कोई समस्या ही नहीं, किताबें हैं ढेर सारी, इंग्लिश में कुछ नहीं है। सो लेट्स सी, एनी क्वेश्चंस? आप लोगों का कोई सवाल? कोई भी सवाल नहीं है? थैंक यू वेरी मच, कितने अच्छे भले लोग हो तुम लोग। चलो टेक केयर एंड बाय बाय। टेस्ट पेपर भिजवा रहा हूँ आपको आज के क्या, हफ्ते के।